तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी अमंग प्लैनेट्स। मतलब कि कौन से जो प्लेनेट हैं, कौन से जो ग्रह हैं आपस में मित्र हैं और कौन से ग्रह आपस में एनिमी हैं। ये आपको क्यों पता होना चाहिए, पहले आपको थोड़ा सा इस पे गौर करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमें फंडामेंटली नहीं पता कि कौन सा प्लेनेट किसके साथ बैठ करके कैसे रिजल्ट देगा। क्योंकि भाई ऐसे समझो ना, अगर आपका कोई दोस्त है और आप उसके घर जाते हो और वहां पर वो अवेलेबल है, तो आप उसके घर में कंफर्ट से रहोगे, ठीक है, और अच्छा टाइम बिताओगे, ठीक है, सब चीज अच्छी होगी। अगर वो दोस्त वहां अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप अगर उसके घर में जा रहे हो, तो भी आप कुछ सीधा नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे दोस्त का नहीं, सॉरी, दुश्मन का। अगर आपका कोई एनिमी है और आप उसके घर जा रहे हो और अगर वो अवेलेबल है, तो क्या होगा, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, है ना। हो सकता है उस घर में थोड़ी सी तोड़ फोड़ हो, जाहिर सी बात है, एनिमी के घर जा रहे हो। और अगर वो नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप सारा फ्रस्ट्रेशन आप उसके घर पे उतार के आओगे, वो पूरा तोड़ ताड़ के आप मतलब बर्बाद कर दोगे उसका घर। तो ये होता है फ्रेंडली और एनिमी का। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में जो फ्रेंडली प्लेनेट है, अगर उनका कंजक्शन बनता है, तो वो आपकी लाइफ को स्मूथ कर देंगे, आसान कर देंगे, है ना। अगर उनका कंजक्शन बनता है उनके एनिमी प्लेनेट से, तो क्या होगा, आपके जिस घर में बैठे हैं, वो 12 हाउसेस की हमने बात करी थी पिछले लेसन में, तो उन 12 हाउसेस में जिस भी हाउस में बैठे हैं, उस हाउस से जुड़े एट्रीब्यूट्स में आपको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि वो भाई आपस में दुश्मन है और दुश्मन मिल गए हैं तो तोड़फोड़ होगी उस घर में, ठीक है। अब उसी केस में अगर वो प्लेनेट साथ में नहीं है और उसके घर में जाकर के कोई एनिमी प्लेनेट बैठ जाता है, तो क्या होगा, तो उस घर को बर्बाद कर देगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एनिमी प्लेनेट और फ्रेंडली प्लेनेट कौन कौन से हैं। तो आप कंजक्शन जब होगा प्लेनेट का, चाहे वो 2 प्लेनेट का कंजक्शन हो चाहे 3 का कंजक्शन हो, आप आराम से ये पता लगा सकते हो कि अब प्रेडिक्शन कैसी होगी, अच्छी होगी या खराब होगी या दोनों होगी। क्योंकि हमने पिछले लेसन में ये भी सीखा था कि अगर 2 प्लेनेट की प्रेडिक्शन है, मतलब एक खराब प्रेडिक्शन है एक अच्छी प्रेडिक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ही अच्छा होगा या खराब ही खराब होगा, उन दोनों के रिजल्ट आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। होगा ये कि हो सकता है कि वो सब्जेक्ट चेंज हो जाए, जिसमें खराब होना था वो सब्जेक्ट अलग हो, जिसमें अच्छा होना है वो सब्जेक्ट अलग हो, एक ही टाइम पर होगा ये कि दोनों के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये एस्ट्रोलॉजी में पहले ही बता चुके हैं, हम इस किताब में पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक ही टाइम पर दोनों के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन दोनों रिजल्ट एक साथ आएंगे। तो यही होता है जब फ्रेंडली प्लेनेट और एनिमी प्लेनेट एक साथ बैठ जाते हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा, दोनों के रिजल्ट एक साथ देखने को मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों मतलब दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है आपस में, ताकि आप एक बार में देख करके, और ये आपको रटा होना चाहिए, मतलब कि आपको बार बार देखना ना पड़े कि अरे जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर के साथ अगर मून बैठा है तो दोस्त है दुश्मन है, पता होना चाहिए भाई दोस्त है। तो मतलब कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जो देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, वो देवता प्लेनेट है, ठीक है। कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जो दैत्य प्लेनेट है, राक्षस प्लेनेट है। तो दोनों को आपको पता होना चाहिए। देवता प्लेनेट कौन कौन से हैं, सूर्य राजा है, सात्विक प्लेनेट है तो देवता प्लेनेट में आता है। मून चंद्रमा देवता प्लेनेट में आता है। मार्स मंगल देवता प्लेनेट में आता है। और जुपिटर गुरु जी देवता प्लेनेट में आते हैं, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति गुरु वो तो देवों के ही गुरु थे। तो चारों देवता प्लेनेट में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दैत्य प्लेनेट की। तो दैत्य प्लेनेट में सबसे पहला आ जाएगा आपका वीनस। वीनस वैसे सौम्य प्लेनेट है, अगर हम उसके नेचर की बात करें तो वो बेनिफिक है, बट वो दैत्य में आता है क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं शुक्राचार्य, ठीक है। और जिन भृगु ऋषि की हम किताब पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के पुत्र हैं, ठीक है। फिर अगले आते हैं दैत्य में सैटर्न यानी कि शनिदेव। शनिदेव दैत्य हैं। और फिर आते हैं ड्रैगन हेड राहु और ड्रैगन टेल केतु। ये चारों प्लेनेट जो होंगे वो दैत्य में आएंगे। अब बच्चे मरकरी। तो मरकरी का क्या है, यहाँ पर लिखा भी है द देवास प्लैनेट आर फ्रेंड अमॉन्ग देमसेल्फ एंड आर एनिमीज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द दैत्य। मरकरी इज अ फ्रेंड ऑफ ऑल। इसलिए ना इन्हें दैत्य में डाला गया है ना इन्हें देवता में डाला गया है, क्योंकि मरकरी सभी के दो हैं। एक प्लैनेट को छोड़ देते हैं, वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा की क्या कहानी है, मरकरी क्या कहानी है, वो आगे आपको पता चलेगा कि जिस हाउस में जो राशि बैठी है। अब हमने पिछली लेसन में हमने पढ़ा था कि हर एक राशि का कोई ना कोई लॉर्ड है। कुछ राशियां ऐसी हैं कि 2 राशियों के एक ही लॉर्ड है, और कुछ राशियां ऐसी है कि एक राशि का एक लॉर्ड है। जैसे चंद्रमा सिर्फ कर्क राशि का लॉर्ड है, ऐसे ही सूर्य सिर्फ सिंह राशि का लॉर्ड है।
तो राशि के लॉर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो राशि का लॉर्ड है वही हाउस में अगर वो राशि है तो उस घर का भी स्वामी वही होगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस असेंडेंट अगर कोई है और उसमें जैसे इन्होंने बोला तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वामी कौन है? वीनस। तो वीनस ही फर्स्ट हाउस का स्वामी भी कहलाएगा। 12 हाउस होते हैं। 12 हाउस में हर एक हाउस का सिग्निफिकेंस क्या होता है और उसका जो सिग्निफिकेटर है, जो उसका ओनर है, मतलब यहाँ राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ हाउस की बात हो रही है। 12 हाउस को इन जनरल अगर हम देखते हैं तो हर एक हाउस से कौन सा प्लेनेट एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हर एक हाउस, मतलब हर एक प्लेनेट का पक्का घर कौन सा है। ठीक है, लाल किताब में पक्का घर वाली बात आती है। तो फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस का आपको सिग्निफिकेंस पता ही होगा, बॉडी के बारे में होता है, माइंड के बारे में होता है, सोल के बारे में होता है और बिजनेस के बारे में होता है। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस इंडिकेशन जो होते हैं वो बॉडी को लेकर होते हैं। लग्न है ना आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड भी और आपकी सोल भी। उसका सिग्निफिकेटर होगा सन, सूर्य। फर्स्ट हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो सूर्य है। सेकंड हाउस का जो इंडिकेशन होता है वो वरीज होता है, टेंशन, फैमिली, फाइनेंस और राइट आई, आपकी सीधी आंख। अब आपको उल्टा दिख रहा होगा, इसमें मिरर भी हुआ है लेकिन सीधी आंख। ठीक है, तो सीधी आंख, ये दो सेकंड हाउस के मतलब क्या है इंडिकेशन है। इसका सिग्निफिकेटर जो होगा वो जुपिटर होगा सेकंड हाउस का। थर्ड हाउस का जो इंडिकेशन है वो बात कर लेते हैं। एडवेंचर दिया गया है इसमें थर्ड हाउस में, इंटरप्राइज दिया गया है, शॉर्ट फॉरेन ट्रेवल और राइट ईयर एंड हैंड, मतलब सीधा हाथ और आपका राइट कान, सीधा कान और सीधा हाथ। थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर कौन होगा? मार्स, क्योंकि करेज का हाउस है ना। और जो इंडिकेशन बताए जा रहे हैं वो इंडिकेशन कहीं ना कहीं प्लेनेट से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको प्लेनेट के इंडिकेशन भी पता होना चाहिए। जैसे कि अभी सूर्य का मैंने बताया, तो बॉडी, माइंड, सोल और बिजनेस की जब बात होगी तो सूर्य को जरूर देखा जाएगा। ऐसे ही जब वरीज मतलब टेंशन की बात होगी, फैमिली की बात होगी, फाइनेंस की बात होगी, राइट आई की बात होगी, तो जुपिटर को देखा जाएगा। एडवेंचर, इंटरप्राइजेस, शॉर्ट फॉरेन ट्रेवल, राइट ईयर एंड हैंड को देखा जाएगा, तो मार्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लो, क्योंकि ये चीज बहुत काम की है। ग्रह संहिता में अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको इन्हीं चीजों को बाद में अप्लाई करना है। ठीक है, फोर्थ हाउस की इंडिकेशन की बात करें तो पहला तो आपका हाउस आ जाता है। फोर्थ हाउस से आपका घर, हाउस, स्टेट यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फ्रॉम फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों के साथ आपकी हैप्पीनेस कैसी रहेगी, आपकी मदर, आपकी पार्टनरशिप, पीस ऑफ माइंड और ट्रांसफर, ये सारी चीजें देखी जाती हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के कारक की बात हम पहले कर चुके हैं। ये बात हो रही है इंडिकेशन की कि फोर्थ हाउस से क्या क्या इंडिकेट किया जा सकता है और उसका सिग्निफिकेटर कौन है। तो फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है मून और मर्क्यूरी, दोनों ही सिग्निफिकेटर है फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस में इंडिकेशन है चिल्ड्रन, एजुकेशन और इसका सिग्निफिकेटर है जुपिटर। ठीक है, अगेन फिफ्थ हाउस का, सेकंड हाउस का जुपिटर हो गया, फिफ्थ हाउस का भी इंडिकेटर जुपिटर ही है, सॉरी सिग्निफिकेटर। सिक्स हाउस की बात करते हैं। सिक्स हाउस में डिजीज, एनिमीज, राइट फुट। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेटर होगा वो मार्स होगा और सैटर्न भी होगा सिक्स हाउस का, मार्स और सैटर्न दोनों। सेवेंथ हाउस की बात करें, सेवेंथ हाउस से लव, मैरिज लाइफ, नेगोशिएशन, बिजनेस पार्टनरशिप, सीक्रेट ऑर्गन्स, सीक्रेट ऑर्गन्स, समझ रहे हैं ना, सेवेंथ हाउस से। और इसका सिग्निफिकेटर होगा वीनस। ठीक है, एट हाउस की बात करते हैं। एट हाउस में डेथ इंडिकेशन हो जाता है, जेल इंडिकेशन हो जाता है, लेफ्ट फुट इंडिकेशन हो जाता है, एग्जीक्यूशन एंड कन्फाइनमेंट। ठीक है, आपकी मृत्यु भी एट हाउस से ही देखी जाती है, तो उसका सिग्निफिकेटर कौन होगा? शनि, सैटर्न। ठीक है, नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस के इंडिकेशन होगा फॉर्च्यून एंड वेल्थ, आपका भाग्य और आपकी वेल्थ। इसका जो सिग्निफिकेटर होगा वो जुपिटर होगा और सन, दोनों होंगे नाइन्थ हाउस। ठीक है, टेंथ हाउस की बात करते हैं। टेंथ हाउस के इंडिकेशन होंगे पावर, रेपुटेशन, पोजीशन, फेम, ऑनर, प्रमोशन, हैप्पीनेस फ्रॉम फादर एंड हार्ट। सॉरी, इसके जो सिग्निफिकेटर होंगे वो होंगे मर्क्यूरी, सन, जुपिटर और सैटर्न। चारों ग्रह टेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर होते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ टेंथ हाउस शनि का है, नहीं है भाई, सूर्य को भी देखना पड़ेगा, मर्क्यूरी को भी देखना पड़ेगा एंड जुपिटर को भी देखना पड़ेगा। ठीक है,
11th हाउस पे आते हैं। 11th हाउस की इंडिकेशन दिए गए हैं इनकम, सर्कुलेशन ऑफ मनी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, लेफ्ट ईयर एंड हैंड, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट ईयर, ठीक है। इसके सिग्निफिकेटर होंगे जुपिटर, अगेन तीसरी बार जुपिटर आ गए हैं, पहला सेकंड हाउस के, दूसरा फिफ्थ हाउस के और तीसरा 11th हाउस के जुपिटर। इसीलिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुंडली में, जुपिटर और शनि, क्योंकि शनि भी दो बार आ चुके हैं, ठीक है, शनि तीसरी बार आएंगे अभी। 12th हाउस के सिग्निफिकेटर शनि ही होते हैं, और शनि उसमें 12th हाउस की इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर, लॉस, इंटरेस्ट, बैंक्रप्सी, शॉर्ट ट्रेवल, लेफ्ट आई एंड नोज, ठीक है। अब ये हो गए सिग्निफिकेटर और इंडिकेशन हर एक हाउस के। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने सिग्निफिकेटर पे गौर नहीं दिया कि वो किस हाउस का सिग्निफिकेटर है और उसका इंडिकेशन क्या जा रहा है, तो आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो सकती है, इन्होंने साफ साफ बोला है। तो इसलिए इनकी इंडिकेशन हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम इनकी इंडिकेशन को लेकर के अप्लाई करके देखें प्रैक्टिकल लाइफ में कि कितना फिट बैठ रही है। अगर फिट बैठ रही है तो फिर इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छी है कि अगर चौथे घर का सिग्निफिकेटर चंद्रमा माना जाता है बाय नेचर, ठीक है, 4th हाउस में चंद्रमा आके बैठ जाए किसी कुंडली में, ठीक है, लेकिन 4th हाउस का स्वामी कोई और ग्रह हो और वो कमजोर हो, समझना आप बात को, बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 4th हाउस का सिग्निफिकेटर चंद्रमा है और वो 4th हाउस में ही बैठ जाए, सिग्निफिकेटर है, मैं ओनर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिग्निफिकेटर है, 4th हाउस में आके बैठ जाए। 4th हाउस का स्वामी मतलब 4th हाउस में राशि कोई और है तो उसका स्वामी कहीं और बैठा होगा, मतलब कोई और प्लेनेट होगा और वो वीक है, कमजोर है, तो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हें ना घर का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस का स्वामी वीक है। लेकिन भृगु संहिता में क्या कहा गया है कि 4th हाउस का जो इंडिकेटर है वो चंद्रमा है और 4th हाउस में ही बैठा है, इसलिए उस व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा, जबकि उसका 4th हाउस लॉर्ड वीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, हम ऐसे नहीं देखते हैं कुंडली को, ये देखना चाहिए, सिर्फ लॉर्ड देख करके काम नहीं चलेगा, सिग्निफिकेटर भी देखो कहाँ बैठा है, अगर बैठा है और अच्छी स्थिति में है तो वो सब दे देगा, सब दिलवाएगा आपको, ठीक है। सन 1st हाउस का सिग्निफिकेटर बोला जा रहा है, 9th हाउस का सिग्निफिकेटर बोला जा रहा है और 10th हाउस का भी सिग्निफिकेटर बोला जा रहा है। तो अगर सूर्य इन तीनों हाउस में से किसी हाउस में है, ठीक है, और अगर उसका स्वामी कहीं वीक पड़ रहा है, तब भी सूर्य अच्छी स्थिति में होने के चलते और अच्छे अपने सिग्निफिकेशन के हाउस में होने के चलते वो सारे रिजल्ट देगा जो उस व्यक्ति को मिलने चाहिए, भला से उसका जो हाउस का स्वामी है वो वीक है। हमारी कुंडली में चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट होता है जो ऐसा रोल प्ले कर रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल तो है ही चंद्रमा का, क्योंकि हर 2.5 दिन में वो अपनी राशि बदल देता है, इस वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हर 2.5 दिन में हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा चेंजेबल कैरेक्टर है, बहुत जल्दी अपना कैरेक्टर चेंज करता है, मेष राशि में जाएगा तो कुछ और होगा, वृषभ में जाएगा तो कुछ और होगा, मतलब हर हर 2.5 दिन में हमारे मूड की ऐसी ऐसी करता रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि चंद्रमा से हम देखते हैं कि हमें डिप्रेशन हो जाएगा, हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं, हम बहुत लो फील कर रहे हैं, कैसे देखते हैं चंद्रमा से। लेकिन भृगु संहिता में क्या बोला गया है, मर्की यानी कि बुध इज अ प्लैनेट विच कॉज डिप्रेशन व्हेन इट इज वीक। अगर आपका मरकरी वीक है तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। हम तो मून देख रहे हैं, मरकरी भी देखना पड़ेगा कि मंगल अगर शनि से दृष्ट हो जाए या फिर नीच का हो जाए तो बहुत डेंजरस हो जाता है मंगल, मतलब कि मंगल और जुपिटर अगर डेबिलिटेड और वीक हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, याद रखना। लेकिन अगर वो एसोसिएट हो जाते हैं नेगेटिव फोर्स के साथ, मतलब नीच के हैं और नीच के होने के साथ साथ वो या तो शनि से एसोसिएट हो जाए या वीनस से एसोसिएट हो जाए, तो क्या होगा, वो अच्छे रिजल्ट दे देंगे। एक एस्ट्रोलॉजर देखता है कि भाई आपका मार्स ना वीक है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ये देखा नहीं कि मार्स पर दृष्टि आ रही है सैटर्न की, तो वो अच्छा अच्छे में बदल देगा, ठीक है, माइट बी हेल्पफुल, दे रेदर हेल्प सैटर्न एंड वीनस, वो सैटर्न और वीनस की हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नीच के हैं।